नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको पू बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक। और इसके पीछे के वीडियो मैंने आपको पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले प्लेलिस्ट से जाइए, देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज बायोलॉजी का ये दूसरा लेक्चर है, पहले लेसन का। ठीक है, आइए देखते हैं पू बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि पू बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो याद रखें कि किसी भी शब्द के यदि पीछे जनन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्माण होना। ठीक है, तो पू बीजाणु जनन का अर्थ हो गया पू बीजाणुओं का निर्माण होना। लघु बीजाणु जनन का अर्थ हो गया लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। और लघु बीजाणु को ही हम क्या कहते हैं? नरयुग्मक कहते हैं। तो पू बीजाणु या लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, एक परागकोश का निर्माण कैसे होता है, पुष्प के अंतर्गत परिपक्व परागकोश के अंदर नरयुग्मक कैसे बनता है, उन सारे प्रोसेस को यहाँ पर समझाया गया है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, तो एक पुष्प का ये स्ट्रक्चर है और यह पुष्प एक दिन का है। कितने दिन का है? एक दिन का। इस पुष्प को परिपक्व होने में टोटल 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, इसके परागकोश को। तो पुष्प एक दिन का है तो इसके परागकोश को देखिए, इसके परागकोश को दिखाएगा जिसे हम नवीन परागकोश कह रहे हैं। ठीक है, एक दिन का जो परागकोश है वो कैसा दिखता है? तो इसको जब काटेंगे तो कटने के बाद ये ऐसा दिखता है, जो विभज्योतिकी कोशिकाओं का बना होता है। ये अंडाकार जो संरचना आपको दिख रही है, ये कौन सी कोशिका है? विभज्योतिकी कोशिकाएं। इसके अंदर वाली जो कोशिका है इसको हम कहते हैं अधः स्तरीय कोशिका। ठीक, और ये किससे घिरे होते हैं? वाय स्तर से घिरे होते हैं, एपिडर्मिस से। इसे एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस। तो वाय स्तर से क्या होता है? विभज्योतिकी कोशिकाएं जो होती है वाय स्तर से घिरी होती हैं। ठीक है, और एक ऐसी संरचनाएं होती है अंडाकार होती हैं। तो विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह वाय स्तर के द्वारा घिरा होता है। इसके अंतर वाली जो कोशिका, अंदर वाली कोशिका जिसे अधः स्तरीय कोशिका कहते हैं। यह अधः स्तरीय कोशिका कोनों पर बड़ी हो जाती है, कोनों पर बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर जिसे प्रपशु कोशिका नाम दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो अधः स्तरीय कोशिका है यह कोनों पर बड़ी हो जाती है। और जब ये अधः स्तरीय कोशिका कोनों पर बड़ी हो जाती है तो इसी कोशिका को हम प्रपशु कोशिका आर्कियोस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्रपशु कोशिका के अंतर्गत याद रखिएगा, और इसके अंदर वाहिनी ऊतक का भी निर्माण होता है जो बाद में समन्वय मंडल का निर्माण करेगा। ठीक है, संवहन मंडल का निर्माण करेगा। ठीक, तो जो प्रपशु कोशिका है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन के दौरान दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली कोशिका को हम कहते हैं, देखो ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, पहली कोशिका को हम कहते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राइमरी पैरिएटल सेल। ठीक है, और प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका। दूसरी कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस सेल। ठीक है, जीनियस सेल। तो प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका और पहले को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक द्वितीय कोशिका। क्लियर है इतना कि प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं वाय स्तर। क्या कहते हैं? वाय स्तर। अब देखिए इसके दौरान, अब इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। इन दोनों में समसूत्री विभाजन के दौरान एक परिपक्व परागकोश का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कैसे। तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान 3 से 5 स्तरों का निर्माण होता है, जैसे अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम कहते हैं। 3 स्तर कैसे? एक यह हो जाएगा यदि ये 3 स्तर, किसी पुष्पों में 3 स्तर पाया जाता है, किसी में 1 पाया जाता है। तो यदि ये 3 नहीं रहेगा तो क्या होगा? 1 2 3 इस तरह स्तर हो जाएगा। यदि आपका एक स्तर को छोड़कर 3 स्तर हो गया तो 1 3 1 1 3 4 1 5 इस तरह के 5 स्तर बन जाते हैं। ठीक है, तो अंतः स्तर 1 लेयर की होती है और मध्य स्तर 1 से 3 लेयर की होती है और टेपिटम जो होता है यह इसका 1 लेयर होता है, 1 स्तर होता है। और ये तीनों स्तर कैसे प्राप्त होते हैं? समसूत्री विभाजन के दौरान। जब प्राथमिक द्वितीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो उसके दौरान 3 से 5 स्तरों का निर्माण होता है, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जो ये बाहर वाली कोशिका दिखाई गई है, ठीक है, ब्लू से, यह है वाय स्तर, और जो यह आपका ब्लैक से दिखाई गई इसको हम कहते हैं अंतः स्तर। ठीक है, और यह अंतः स्तर देखिए एक ही दर्शाया गया ना, तो अंतः स्तर कितना होगा? 1 लेयर होती है इसकी। और जो देखिए इधर ये 3 लेयर इसकी दिखाई गई है ब्लू से।
ठीक है। इससे जो 3 लेयर दिखाई गई है वो कौन है, मध्य स्तर, ठीक है, याद रखिएगा। जो इसकी 3 लेयर इस तरह दिखाई गई है इसको कहते हैं मध्य स्तर, और जो ये रेड कलर का है इसे हम कहते हैं टेपिटम, ठीक है। जो रेड कलर की लेयर एक लेयर दिख रही है इसे हम कहते हैं टेपिटम। याद रखिएगा जो अंत स्तर और मध्य स्तर होता है यह नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद इसे पोषण प्रदान करता है, किसे, लघु बीजाणु को। और याद रखिएगा टेपिटम का कार्य आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे टेपिटम का कार्य क्या होता है कि यह लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। जो विकसित हो रहे पराग कणों को अर्थात नर युग्मकों को क्या करता है, यह पोषण प्रदान करता है, यह टेपिटम का कार्य होता है, ठीक। याद रखेंगे एक चीज और कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है उसी समय प्राथमिक पूर्व बीजाणु जनन कोशिका में भी समसूत्री विभाजन होता है, अलग अलग नहीं होता है, एक साथ होता है, ठीक है। तो प्राथमिक पूर्व बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका से ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 नर युग्मक का निर्माण होता है, इस तरह 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। इस बात को भूलिएगा नहीं कि एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और इसमें जो लघु बीजाणु का निर्माण हुआ है देखो ये गोलाकार आकृति से दर्शाया गया है, यहाँ पर खींच के लिखा भी गया है लघु बीजाणु, जिसे ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मक। और ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, इनमें गुणसूत्र कितने होते हैं, n होते हैं, ठीक है। तो यह परिपक्व परागकोश का निर्माण होता है, और यहाँ पर ठीक है ये जो बनाया गया है वाहिनी ऊतक, यही वाहिनी ऊतक विभाजित होकर बड़ी होकर क्या होती है, संवहन मंडल का निर्माण करती है, संवहन मंडल का निर्माण करती है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको और बता देता हूँ, इसको अच्छे से देख लीजिए कि यह 1 दिन का पुष्प है, और यह परिपक्व परागकोश कितने दिनों में, 10 दिनों तक तैयार हो जाता है। तो 1 दिन में परागकोश कैसा दिखता है, जब ये नवीन परागकोश को आप काटेंगे तो कटने के बाद यह विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह दिखेगा जो अंडाकार आकृति का होता है, ठीक है। और यह किससे घिरा होता है, वाय स्तर से। इसके अंदर वाली जो कोशिका इसे अधः स्तरीय कोशिका कहते हैं। अधः स्तरीय कोशिका कोनों पर बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद इसे हम प्रप्रसु कोशिका नाम देते हैं, ठीक है। जैसे यह बड़ी हो जाती है अधः स्तरीय कोशिका कोनों पर, इसे हम प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है, वाहिनी ऊतक का तो निर्माण होता है, फिर समसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। पहली कोशिका को हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और दूसरी कोशिका को हम प्राथमिक पूर्व बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पूर्व बीजाणु जनन कोशिका में दोनों में एक साथ ही समसूत्री विभाजन होता है, अलग अलग नहीं करके। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ भले, लेकिन इसमें दोनों एक साथ होता है, ठीक है। तो इसमें समसूत्री विभाजन के दौरान 3 से 5 लेयर बनती है, जिसे अंत स्तर की 1 लेयर, मध्य स्तर की 1 से 3 लेयर, और टेपिटम की 1 लेयर होती है। यहाँ पर दर्शाया गया देखो, ये वाय स्तर है जो पाला वाला, ठीक, और जो आपका यह ब्लैक से दर्शाया गया है इसे हम अंत स्तर कह रहे हैं, ठीक है। अंत स्तर कितनी लेयर है, 1 लेयर है। मध्य स्तर तो जो आपका ये ब्लू से दिखाया गया है इसकी 3 लेयर इस तरह दर्शाई गई है, ठीक है, याद रखिएगा इस तरह इसकी 3 लेयर दर्शाई गई है, ठीक है। तो जो 3 लेयर इसकी 1 से 3 लेयर जो इसकी है यह मध्य स्तर है, जो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और यह परागकणों को भोजन प्रदान करता है। और यह अंदर वाला जो रेड से दर्शाया गया है इसे हम कहते हैं टेपिटम, ठीक है। और टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो यह विकसित हो रहे परागकणों को भोजन प्रदान करता है, ठीक। इसका कार्य बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक परिपक्व परागकोश है, इसी के कारण आगे देखना प्राथमिक पूर्व बीजाणु जनन कोशिका में भी जब समसूत्री विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लघु बीजाणुओं को दर्शाया गया गोलाकार आकृति से, ठीक है, जिसे लघु बीजाणु कहते हैं और इसे ही नर युग्मक कहते हैं। तो इस प्रकार लघु बीजाणु जनन में नर युग्मक का निर्माण और एक परिपक्व परागकोश का निर्माण कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया को यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, अभी आपको लिखने के लिए आएगा तो लिखेंगे कैसे, तो इस तरह लिख सकते हैं कि परागकोश में, नवीन परागकोश में एक अंडाकार आकृति वाला विभज्योतिकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, ठीक, जो वाय स्तरों के द्वारा घिरा होता है, ठीक। और इसके अंदर एक अधः स्तरीय कोशिका पाई जाती है जो कोनों पर बड़ी हो जाती है, जिसे प्रपशु कोशिका कहते हैं।
प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा प्राथमिक को बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। और प्राथमिक भित्तीय कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान 3 से 5 स्तरों वाला, ठीक है, 3 से 5 स्तरों का निर्माण होता है। पहला अंत स्तर की 1 लेयर, मध्य स्तर की 1 से 3 लेयर और टेपिटम की 1 लेयर बनती है। ठीक, अब प्राथमिक को बीजाणु जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में सम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इस तरह आपको सारी प्रक्रियाओं को लिखना है। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे हम परागकणों की संरचना के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसके बाद आपको परागकण की संरचना कैसी दिखती है उसको मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसके आगे लघु बीजाणु या परागकण की संरचना को समझते हैं। देखिए, लघु बीजाणु या परागकण को हम इंग्लिश में माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, यह एक परागकण की संरचना है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है गोलाकार स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं अंतःचोल, इंटाइन। यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और जो ये बाहर आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वाह्यचोल। ठीक है, एक्साइन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एक्साइन। और यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ होता है। इस पर न तो ताप का, न तो अम्ल का और न ही क्षार का कोई प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहते हैं इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। तो परागकण का जैविक अपघटन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका वाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक, अब सुनिए, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और जो इसके केंद्रक होते हैं, यह विभाजन करके या विभाजित होकर 2 प्रकार के केंद्रक बनाते हैं। पहले को हम कहते हैं जनन केंद्रक, जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को हम कहते हैं वर्धी केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और जनन केंद्रक जो होता है यह जीव द्रव्य का विभाजन करके जनन कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, जनरेटिव सेल्स का। और इसके बाद इस कोशिका के बाद जितनी सारी कोशिकाएं बच रही है, जितना ये भाग पूरा बच रहा है, इसे हम कहते हैं वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, और वाह्यचोल में जो ये आपको छिद्र दिख रहा है, इसे हम कहते हैं जनन छिद्र। और इसी के माध्यम से इसी से जो पॉलन ट्यूब निकलता है, अर्थात पराग नली का निर्माण होता है, या पराग नली इसी भाग से निकलती है। तो पूछा जाता है कि पराग नली किस भाग से निकलती है, तो याद रखना अंतःचोल से, जो पराग नली बाहर निकलती है। ठीक है, और इसी छिद्र के दौरान ही जो नर युग्मक होता है वह बाहर निकलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया, और इसमें जो रिक्तिका का भी निर्माण होता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो 3rd पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर देंगे। यह लेक्चर 2 था, अब इसके बाद जो आपका आएगा लेक्चर 3 होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए इसको।